नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल के इस वीडियो में एक खास और दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, द एनिग्मेटिक जीनियस बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब एंड द मैकेनिक्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। फ्रेंड्स, द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइंटिफिक अचीवमेंट्स इन हिस्ट्री। इससे हमारी दुनिया का रास्ता बदल गया। इस बड़ी खोज के पीछे खड़े हैं एक जीनियस जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एक फिजिसिस्ट और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर, जिस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए शुरू किया था। तो चलिए उनकी कहानी को समझते हैं और परमाणु बमों के विज्ञान को देखते हैं। दोस्तों, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। उनके बचपन से ही उनका दिमाग वैज्ञानिक विचारधाराओं से भरा हुआ था। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया, फिर यूरोप जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन जर्मनी में पढ़ाई की। वहां पर उन्होंने मैक्स बोर्न और वर्नर हाइजेनबर्ग जैसे प्रसिद्ध फिजिसिस्ट से सीखा, जो फिजिक्स में उनकी श्रेष्ठता का आधार बना। ओपेनहाइमर भगवत गीता से बहुत प्रभावित थे। छोटी उम्र से ही उन्हें जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़े रहने की आदत थी। जब उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट में न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलपमेंट का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई, तो भगवत गीता के युद्ध सिद्धांत की शिक्षाएं उनके बहुत काम आई। भगवत गीता महाभारत के युद्ध से सबक प्रदान करती है और विशेष रूप से भगवान कृष्ण के संदेश कलो इस्मी लोकक्षय कृत, मैं समय हूँ दुनिया का विनाशक। जब ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने का काम सौंपा गया, तो उन्होंने इस अवधि को युद्ध के समय के रूप में देखा। यहाँ तक कि उन्होंने भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर भगवान शिव का चित्रण भी किया, जिसमें कहा गया था, जब मैं परमाणु बम देखता हूँ तो मुझे भगवत गीता का वह श्लोक याद आता है, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। Now I am become death, the destroyer of worlds. यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवत गीता ने उन्हें नई दिशा प्रदान की। युद्ध के दौरान उनमें धैर्य और साहस पैदा किया। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब पूरी दुनिया लड़ाई की गहराई में डूबी हुई थी, अमेरिका ने सीक्रेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया था। इसका उद्देश्य था कि अमेरिका किसी भी दूसरी कंट्री से पहले एक न्यूक्लियर बॉम्ब का विकास कर ले। पूरे युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी और जापान भी बमों के विकास पर काम कर रहे थे। इस वैज्ञानिक युग में अमेरिका ने कई वैज्ञानिकों को इस मिशन में शामिल किया। ओपेनहाइमर को साइंटिफिक डायरेक्टर के रूप में इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट दो तरह से आगे बढ़ा, यूरेनियम 235 रूट और प्लूटोनियम 239 रूट। दोस्तों, यूरेनियम 235 रूट में वैज्ञानिकों ने परमाणु विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए यूरेनियम 235 को प्राकृतिक यूरेनियम से अलग करने के लिए आइसोटोप सेपरेशन नामक प्रक्रिया का उपयोग किया। उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम 235 बनाने के लिए गैस डिफ्यूजन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया। प्लूटोनियम 239 रूट में प्लूटोनियम 239 का उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक यूरेनियम को परमाणु रिएक्टर में विकिरणित इरेडिएटेड किया जाता था। विकिरण के दौरान छोड़े गए न्यूट्रॉन ने नॉन फिजाइल यूरेनियम 235 को फिजाइल प्लूटोनियम 239 में बदल दिया, जिसका उपयोग परमाणु बम में किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। 16 जुलाई 1945 एक महत्वपूर्ण दिन, ट्रिनिटी परीक्षण का दिन, जब परमाणु बम का पहला सफल परीक्षण न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में हुआ। तो यह एक नए युग की शुरुआत थी, परमाणु युग। तब हमें वैज्ञानिक खोजों का प्रभाव समझ में आया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में मैनहट्टन प्रोजेक्ट का काम दो परमाणु बमों लिटिल बॉय और फैटमैन के उत्पादन में समाप्त हुआ। 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा शहर पर यूरेनियम 235 बम लिटिल बॉय गिराया। बम शहर से लगभग 600 मीटर ऊपर फटा, जिससे तुरंत विनाशकारी परमाणु विस्फोट के रूप में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा निकली। प्रभाव विनाशकारी था। विस्फोट से इमारतें जमींदोज हो गई, बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए और भीषण आग का तूफान आया, जिसने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। गर्मी और तीव्र रेडिएशन ने तुरंत हजारों लोगों की जान ले ली और कई लोग घायल हो गए। बमबारी के बाद बहुत लोगों ने सफर किया, क्योंकि जीवित बचे लोगों को तेज जलन, रेडिएशन सिकनेस और कई लोगों ने अपना परिवार खोया। हिरोशिमा में विनाश के बावजूद जापानी सरकार आत्मसमर्पण करने से झिझक रही थी। ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम फैटमैन, एक प्लूटोनियम 239 बम गिराया। नागासाकी में हुई तबाही ने हिरोशिमा की तरह ही तबाही मचाई, जिससे जान माल का और अधिक नुकसान हुआ और विनाश हुआ। दो परमाणु बम विस्फोटों का संयुक्त प्रभाव जबरदस्त था और इसने जापान के पास 15 अगस्त 1945 को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। इस ऐतिहासिक घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त किया। अगर ओपेनहाइमर द्वारा न्यूक्लियर वेपन की खोज नहीं की जाती और अगर उनसे पहले हिटलर न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर लेता, तो शायद वर्ल्ड वॉर 2 और लंबा चलता और बहुत तबाही होती। हालांकि उन्हें हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी का पछतावा हुआ। उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर इंटरनेशनल कंट्रोल के लिए आवाज उठाने के लिए उस वक्त के राष्ट्रपति ट्रूमैन से मुलाकात की, लेकिन ट्रूमैन ने उन्हें बर्खास्त कर दिया।
ट्रूमैन द्वारा बर्खास्त किए जाने और न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट और उपयोग के विरोध के कारण जांच का सामना करने के बाद ओपनहाइमर ने लॉस एलामोस प्रयोगशाला से डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर इंटरनेशनल कंट्रोल और न्यूक्लियर वेपन्स की होड़ को रोकने की आवाज उठाना जारी रखा। परमाणु हथियारों के पीछे के विज्ञान को समझने के लिए हमें न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। फिजन, जिसका अर्थ है डिवीजन, एक ऐसी प्रक्रिया जहां एक न्यूट्रॉन एक बड़े परमाणु से टकराता है। जब न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में प्रवेश करता है तो यह नाभिक को दो छोटे नाभिकों में विभाजित कर देता है। इस प्रक्रिया से भारी मात्रा में हीट और गामा रेडिएशन निकलता है। इसी प्रकार फ्यूजन, जिसका अर्थ कॉम्बिनेशन है, एक अन्य प्रकार की न्यूक्लियर रिएक्शन है। यह तब होता है जब दो छोटे नाभिक जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के आइसोटॉप्स बहुत गर्मी और दबाव में एक साथ लाए जाते हैं। जब ये नाभिक मर्ज होते हैं तो ऊर्जा को बड़े पैमाने पर रिलीज करते हैं, जिससे और भी अधिक गर्मी, प्रकाश और आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं के एक साथ उपयोग से न्यूक्लियर वेपन्स में एक विशेष प्रकार का मैसिव एक्सप्लोजन होता है। यह विस्फोट हीट, लाइट और एनर्जी का तीव्र उछाल उत्पन्न करता है, जिससे अत्यधिक विनाशकारी शॉक वेव और हीट वेव बनती है। परमाणु हथियारों के विकास और उपयोग ने हमें एक नए युग, परमाणु युग की ओर अग्रसर किया है। इसके प्रभाव ने वैश्विक राजनीति को बदल दिया और पूरी दुनिया परमाणु ऊर्जा और नियंत्रण के समर्थन में एकजुट हो गई। तो दोस्तों, यह थी जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर और परमाणु हथियारों के विकास की कहानी। इस उपलब्धि ने हमें सिखाया है कि विज्ञान कितना शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन हमें इसका उपयोग समझदारी और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। यदि हम इस शक्तिशाली विज्ञान का उपयोग सही दिशा में करें तो हम अपनी दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। परमाणु ऊर्जा के विकास और उपयोग की कहानी हमें एक मूल्यवान सबक सिखाती है। विज्ञान के साथ साथ हमारे पास सही मानसिकता और सहानुभूति होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही एक और दिलचस्प विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।